हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि बज चुके हैं शाम के 7 और ठंडी तो बहुत ही ज्यादा लग रही होगी आप लोगों को। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं हम लोग अच्छे से। तो आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पेपर। आपका जो ईयर है वो है 2021 का, और इस पेपर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और आप लोग सभी लोग ये देखिए कि आप इसके कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो हम आपको क्वेश्चन तो करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसमें और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप इनको देखिएगा। कॉपी पेन होगा तो एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हैं, नहीं अगर कॉपी पेन है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। पीडीएफ आपको परीक्षा वीर ऐप पर भी मिलेगा और टेलीग्राम पर भी मिलेगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत जाइए और वहां से आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्लास खत्म होने के थोड़ी देर के बाद आपको जो है वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा वीर ऐप पे बैच नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप लोग योद्धा बैच ले लीजिए। तो और वहां पर आपको 249 रुपए में सारे आपको सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बैच लेने में कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। जो लोग खुद गूगल पे फोन पे नहीं चलाते हैं, किसी और से पेमेंट करवाना चाह रहे हैं, नंबर और बैच उनको अपने नंबर पे चाहिए, तो आप इस नंबर पर एक मैसेज लिख दीजिएगा क्यूआर कोड। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप क्यूआर कोड लिख दीजिएगा, वहां पर एक क्यूआर कोड आपको दे दिया जाएगा। आप उस क्यूआर कोड पर जिससे चाहो आप पेमेंट करवा दीजिएगा, आपका जो है बैच इनेबल हो जाएगा। चलिए तो आते हैं हम लोग आज के पहला क्वेश्चन, जो कि आपके जो है डीएलएड 2021 का जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं जी। करिए। आज शादी वादी नहीं गए भाई तुम लोग हैं? कल तो सब शादी में चले गए थे। बताइए। बताइए इसका आंसर भाई। ठीक है, सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। देखो दो चीज थे, एक मैं आपको बता दूं, जैसे एक तो द्विमुखी, द्विमुखी किसने बताया था? द्विमुखी आपके एडम्स ने बताया था। इन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षा होती है ना उसमें दो चीजें होती हैं, एक शिक्षक होता है और एक छात्र होता है। ठीक है, अच्छा एक जॉन डीवी भी थे ना, मतलब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था त्रिमुखी है। क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि त्रिमुखी है। और त्रिमुखी में इन्होंने क्या क्या बताया था? इन्होंने कहा था तीन चीज होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, और कौन होता था? पाठ्यक्रम भी होता था। मतलब कि इन्होंने तीन चीजों को बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जॉन डीवी ने इसको बताया था, द्विमुखी को एडम्स ने बताया था। एडम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा ना इस बार आपको सातों सब्जेक्ट के, कि एग्जाम में जाने के बाद आपको बस ये लगेगा कि अरे सर जी क्या करवा दियो, सब फंस गया क्वेश्चन। बस खाली जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप उनको करते हुए जाइए। ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से हम आपको करवा देंगे। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया ये कहा था एडम्स ने, और त्रिमुखी प्रक्रिया ये कहा था जॉन डीवी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे सॉरी 2 पे आते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार कौन सा था? बताइए। वाह भाई, बताइए आंसर इसका जल्दी से। जी 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 जी, इसका आंसर बता दीजिए सभी लोग, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे साथी हो। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का क्या संस्कार था? सुनिए ध्यान से। वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार होता था। जब बच्चे एडमिशन लेने जाते थे तो उनका एक संस्कार होता था जिसको हम उपनयन संस्कार बोलते हैं। और उपनयन का अर्थ होता था समीप बैठना। यह भी याद रखिएगा, अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भैया उपनयन का मतलब क्या होता है, तो समीप बैठना या फिर गुरु के पास ले जाना। क्या होता है? गुरु के पास ले जाना। ये यहाँ पे दो इनके अर्थ होते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता था, तो समीप बैठना या गुरु के पास ले जाना। किसमें? वैदिक कालीन में। वहीं पर अगर मैं इस्लामिक शिक्षा में बात करूं, इस्लामिक में कौन सा संस्कार होता था? तो इस्लामिक में बिस्मिल्लाह होता था। क्या होता था? बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ठीक है, चलिए वहीं पर अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो बौद्ध धर्म में कौन सा संस्कार होता था? बौद्ध धर्म में होता था पवज्जा संस्कार। क्या होता था? पवज्जा संस्कार।
इन तीनों में से एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर कहा जाए उपनयन संस्कार किस शिक्षा में होता था, तो वैदिक कालीन शिक्षा में होता था, बौद्ध कालीन में पवज्जा संस्कार होता था, और इस्लामिक शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। वहीं पर अगर उपसंपदा की बात करें ना, तो ये बौद्ध शिक्षा के समापन पर होता था, बौद्ध शिक्षा के समापन पर। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि बौद्ध शिक्षा के समापन पर कौन सा संस्कार होता था, तब आपका उपसंपदा संस्कार होता था। सारे पॉइंट्स क्लियर करा रहा हूं। देखो यार, करवाने को तो मैं आपका जो पेपर होता है ना उसको मैं 20 मिनट में भी करवा दूं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम में कोई भी चीज गलत करो। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो ना, एक भी क्वेश्चन आपको क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको ईमानदारी से हर एक चीज आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वो पवज्जा प्रवज्जा कुछ भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो, सब सही है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था, बताइए जरा इसको जी। बिल्कुल सीमा जी, बिल्कुल। अरे वो वैसे ही लिख दिया गया है समापवर्तन, वैसे उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति बिल्कुल करेक्ट है, अष्टांग योग का पालन बिल्कुल करेक्ट है, दुखों का विनाश बिल्कुल सही है। यानी कि जो आपका कर्म कांड की प्रधानता है ना, यही आपका जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म कांड की प्रधानता, ये इनकी बौद्ध कालीन की शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बौद्ध वाले ना आडंबरों को बहुत कम मानते थे, ठीक है, आडंबर आडंबर ये सब नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सर मैथ वाले पीडीएफ में एसएसटी का पीडीएफ डालो, चलो देख लूंगा, चेक कर लूंगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं, ये मैं डाल चेक कर लूंगा, वो भी चेक कर लेगी टीम। चलिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती। यार अगर तुम अभी इस क्वेश्चन को ना कर पाए ना, बहुत मारेंगे तुमको। इतनी बार इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है कि तुमको कूट देंगे, ये जान लो तुम। बहुत बार अनगिनत बार मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया है, और मुझे तो लग रहा है अब आपको रट गया होगा ये चीजें। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिसको पढ़ने के लिए या उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें विद्यालय की आवश्यकता होती है, हमें एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है, हमें एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है, उसे हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित जो है समय नहीं होता है, जिसके लिए विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पर दूरस्थ शिक्षा क्या होती है कि दूरस्थ शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तीन प्रकार की शिक्षा के बारे में हमने आपको बताया था, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। आ गया समझ में। चलिए, तो यहां पर विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, औपचारिक कहलाती है। अनौपचारिक क्या होती है कि जिसमें विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है, बताइए। टेंशन मतलब कथन वाली मैं एक क्लास करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जो बहुत सारे बच्चे परेशान है सर कथन नहीं याद होता है, देखो कथन आपको ज्यादा नहीं याद करना, मैं जितने कथन करवा दूंगा 20-22 उसी में से आ जाएगा एक दो क्वेश्चन। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है, प्लेटो, हार्न, हेंडरसन या फिर स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सभी लोग डी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है कि मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है, तो ये आपके स्वामी विवेकानंद जी का जो है यहां पे कथन है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना। ये आंसर तुम ना कर पाओ तो पिट जाओगे तुम लोग जी, ये आंसर अगर नहीं बता पाए तो पिट जाओगे तुम लोग। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार करवा चुका हूं। सिंपल नहीं भाई, अब जिसको नहीं आता उसके लिए मतलब तो भाई टफ ही है, नहीं तो फिर सिंपल। बताना। ठीक है, तो यहां पर आपके रूसो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमिल की जो रचना थी वो रूसो की थी,
और रूसो की अगर हम बात करें तो रूसो का जन्म बहुत पूछा जाता है। रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। और कब हुआ था ये भी कई बार पूछा गया है, कब हुआ था? तो 1712 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ये दोनों आपके एक नंबर में पूछा गया है कि रूसो का जन्म कब और कहां हुआ। ये क्वेश्चन कई बार आया आपके डीएलएड में। तो कब हुआ था? तो 1712 में। और कहां हुआ था? तो जिनेवा में। ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? जी भाई, तुम लोगों को ना हमें इतना तेज करवा देना ना सर, लेकिन अभी से ही करा दीजिए। क्या करवा दें भाई? सर मेरा मैसेज क्यों नहीं देखते हो? अंकित मिश्रा। अरे ऐसा ना बोला, मैं किसी का भी मैसेज नहीं देख रहा हूं भाई। किसी बच्चे का सही आता तो मैं देख लेता हूँ यार। मैसेज देखने से ना यार तुम लोग इतने मतलब उल्टा पुल्टा कमेंट करते हो ना यार, इतने अजीब अजीब से अजीबो गरीब सवाल मुझसे पूछते हो ना कि मुझे चिढ़ आ जाती है यार। इसलिए मैं सोचता हूँ यार एकदम शिवम सर को कूल रहने दो, आराम से, काहे कमेंटमेंट के चक्कर में पड़वा रहे। ऐसा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछना हमारा दिमागवा एकदम झंझरिया आ जाता है कि कैसा तुम लोग डीएलएड कर रहे हो यार, है? इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कमेंट ना पढ़ूं, क्योंकि कमेंट पढ़ने से टाइम भी लॉस होता है सच बताऊं तो। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। क्या होती है? परिवार होती है। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अगला, मदरसा शब्द की उत्पत्ति बताओ किससे हुई है? जी भैया बताओ। जी सर, मैथ की सिर्फ फार्मूला की अरे मानसी जी, ठीक है दे देंगे। आइए, तो भैया दरस शब्द से हुई है। मदरसा जो है दरस शब्द से हुई है। और ये किसका शब्द है? मदरसा जो होता है ये आपके अरबी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखेगा। देखो दो तीन चीज यहां से पूछा जा सकता है। मदरसा अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। किससे मिलकर बना है? दरस से मिलकर बना है। और दरस का अर्थ होता है भाषण देना। अगर ये पूछा जाए कि दरस का अर्थ क्या है, तो दरस का अर्थ है भाषण देना, अर्थात वो जगह जहां पर भाषण देकर शिक्षा दी जाती है। अच्छा सुनिए, दो चीज होता है। एक होता है आपका मकतब, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस्लामिक शिक्षा में जो मकतब होता था, इसका मेन काम होता है प्राथमिक शिक्षा देना। क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा देना। जो वहीं पर मदरसा होता ना, मदरसा में उच्च शिक्षा होती थी। क्या होती थी? उच्च शिक्षा होती थी। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय में इस्लामिक शिक्षा से नहीं पूछा जा सकता है। या मान के चलिए, इस्लामिक शिक्षा से दो तीन चीजें ही आपके बहुविकल्पीय में आ सकती है। नंबर एक, मदरसा किस भाषा का शब्द है? अरबी का। मकतब किस भाषा का शब्द है? अरबी का। मदरसा किससे बना है? तो दरस बना है, दरस से। दरस का अर्थ क्या होता है? भाषण देना। ठीक है, मकतब में किस स्तर की पढ़ाई होती है? प्राथमिक शिक्षा का। मदरसा में किसकी होती है? उच्च शिक्षा की। इनके एडमिशन के वक्त कौन सा संस्कार किया जाता है? बिस्मिल्लाह संस्कार। इससे ज्यादा पीएनपी पूछ ही नहीं सकते, उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो इस्लामिक शिक्षा से इससे ज्यादा पूछ ले आपसे क्वेश्चन। समझ रहे हो ना बात को? तो कहने का मतलब है ना, हम लोग कोई भी चीजें करते हैं ना, तो हम लोग उसका पोस्टमार्टम करेंगे। सीधा सा आप जान लीजिए, ऐसा नहीं कि तुमको सीधा क्वेश्चन पढ़े आंसर मारे आगे बढ़े, नहीं, सीधा पोस्टमार्टम होगा। हर एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से आपको बताई जाएगी इस चैनल पे। ठीक है, आगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? देव भैया, आ गया हलवा क्वेश्चन। इसको ना बता पाओ तो पिटोगे। बताओ। बताओ। सब भी बता रहे हैं बिल्कुल। देखो, अगर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करें ना, तो इसका एक नाम और भी है, राधा कृष्णन आयोग। क्या है? राधा कृष्णन आयोग। तो अगर कहा जाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, तो राधा कृष्णन आयोग है। किस ईयर में ये चला था? तो 1948 में जो है ये चला था। यानी सबसे पहले आपका ये हो जाएगा। वहीं पर मुदालियर आयोग की बात करें ना, तो मुदालियर आयोग जो है 1952 ईस्वी में होगा।
जब मैं आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ाऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीक से मेरे परीक्षा भी रैप पर स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर इन सब की ना हम लोग एकदम बखिया उधेड़ेंगे आराम से, खूब बेहतरीन तरीके से हम लोग वहां पे इनको पढ़ेंगे। हालांकि हम लोगों ने हम लोगों ने वर्तमान भारतीय समाज पढ़ा है, वहां पर भी मैंने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बच्चियां हमसे कह रहे थे सर आप गलत सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा कि ये नहीं आता है, ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आता है, आप इसमें कहां से ले आओ। हमने उनसे कहा था कि सब्र करो, क्वेश्चन बनते हैं और आता है क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपके वर्तमान भारतीय समाज में भी है और यही सब टॉपिक आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में भी मिलेगा। तो वहां पर भी मैं इनको पढ़ाऊंगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए वहीं पर कोठारी आयोग की बात करें, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। वहीं पर सैंडलर आयोग की बात करें तो ये आपका 1970 ईस्वी में आ जाएगा। ये सब मैं इसलिए बार बार कराता हूं ताकि ये सब चीजें ना आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाए। जब एग्जाम आप देने जाओ ना तो आपको ये लगे यार कि ये तो सब सीएम सर की क्लास से ही क्वेश्चन पूछे गए और हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, मेरी क्लास पर ट्रस्ट करिए और खाली पढ़ते जाइए। उसमें सवाल मत किया करो कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे कर रहे हो आप, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे सारे सिलेबस मेरे दिमाग में फीड है एकदम से, और डीएलएड को तो मैं जहां भी पेन रखूंगा क्वेश्चन वहीं से निकल के आएगा। बस आप पढ़ते जाइए खाली आराम से आप लोग, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे ईयर इंपॉर्टेंट हैं। पूछ सकता है कि मुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 हो जाएगी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, राधा कृष्णन आयोग है। कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी, सैंडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गई बात, चलिए ठीक है। अब देखिए इसको, बाल देवो भवा कथन किसका है, बाल देवो भवा कथन किसका है। बाल देवो भवा कथन किसका है। बाल देवो भवा कथन किसका है। चलिए ठीक है, सभी लोग यहाँ पे सी आंसर बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ना भाई, मेरे आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता है। गीजू भाई वधेका, इन्होंने ही बाल देवो भवा कथन जो है कहा था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गीजू भाई वधेका ऐसे भाई हमारे हैं कि इनसे यक प्रश्न तो आपके एग्जाम में बिल्कुल फिट है, आना ही आना है, ठीक है। गीजू भाई वधेका जी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, बताइए, बताओ भाई। गिजू भाई वधेका जी की दो पुस्तक भी है, दो पुस्तक के बारे में भी पूछा जाता है। कोई बच्चा बता पाएगा इनकी दो पुस्तक कौन सी थी। गिजू भाई वधेका की बहुत बार बताया यार, इतनी बार बता दिया कि क्या ही बताऊं। सर मेरा कमेंट नहीं दिखता अंजलि जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा आपका कमेंट अंजलि जी हमको। जी जी ठीक है, आइए, ठीक है। हाँ दिवा स्वप्न थी, ठीक है। अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, 23 अक्टूबर 1937 को हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने 1937 ईस्वी में, कब, 1937 ईस्वी में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की थी, बुनियादी शिक्षा की शुरुआत। यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। किसकी शुरुआत की थी, बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुनियादी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। किस ईयर में की थी, 1937 में की थी। ये चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 अक्टूबर 1937। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी।
हाँ, दिवा स्वप्न बहुत इंपॉर्टेंट है गिजू भाई बधेका की, ठीक है। सर कब तक क्लास चलेगा राजन यादव? जब तक सारे क्वेश्चन नहीं हो जाते तब तक जी। क्लास तब तक चलेगी जब तक 1000 लाइक ना हो जाए। करो भाई जल्दी से लाइक, 1000 पहुंचाओ यार। लगभग 1100 बच्चे लाइव हैं मेरे चैनल पे अभी इस टाइम पर, लेकिन ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सर के 1000 लाइक तो नहीं होने देंगे। एकदम पूरा जोर लगाए हैं लोग। ठीक है, राजीव गांधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी जो है उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे 1986 में। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। यह कथन किसका है? अरे कर लेना भैया, लाइक कर लो भैया। लाइक नहीं करते हो तुम लोग, हैं पिट जाओगे किसी दिन मुझसे। जी भैया बताओ। अब्राहम लिंकन बिल्कुल करेक्ट है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। यह कथन जो है अब्राहम लिंकन जी का है। किसका है? अब्राहम लिंकन जी का है। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन तुम ना कर पाए ना, तुमको पेड़ से लटका देंगे हम, ये जान लो तुम। जल्दी से आंसर दे दो भाई मेरे जितने भी प्यारे प्यारे साथी हो। जी भैया, जी भैया, बहुत बढ़िया। जी भैया, जितने लोग लाइव हैं उसके आधे लोग लाइक कियो, कूट जाओगे तुम लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो 5 जून मार दे, सही, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, मार दे, भगवान का नाम लेकर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, 5 जून। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि बहुविकल्प का लास्ट प्रश्न। सॉरी, बताना जरा एक बार सभी लोग। ठीक है, 45। ठीक है, आर्टिकल 45 में क्या बताया गया है? अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो बता दो भाई 15 में कितने सही गए, फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय की तरफ बढ़ते हैं। बताना जरा एक बार भाई, 15 में कितने सही गए आपके? वाह, सब कितने बढ़िया बढ़िया बच्चे हो यार तुम लोग, हैं सब पूरा एकदम तहल। अब की बार तो हमको लग रहा है कि जब तुम सेकंड सेमेस्टर में पेपर देने जाओगे ना, तो तुम इतना लड़का बटोर के लाओगे अब की थर्ड सेमेस्टर में कि हमको तो लग रहा है रोकना मुश्किल हो जाएगा अब की बार परीक्षा भी रैप को। क्योंकि अब की बार तुम लोग तहलका मचाओगे, तांडव जिसको बोलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तांडव करोगे अब की बार तुम लोग। क्वेश्चन ऑप्शन तो पेपरों पर ऐसा सॉल्व करोगे कि देखने लायक रहेगा। जी 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 जी, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। अब जिनको इसका आंसर पता होगा वो ऐसे यस लिख देना या फिर हैंड रेज कर देना। हैंड रेज वाली आप जानते हो ना, इमोजी भेजना, भेज देना आप लोग। अगर आपको यह आंसर पता होगा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार है, ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर सही सही से कर ले जाएंगे? बताना भैया। जी ठीक है, सब कर ले जाएंगे। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी का मतलब होता है कि हमको शिक्षा या शिक्षण के लिए हमको नंबर 1 शिक्षक की जरूरत होती है, शिक्षा जो है यहां पर शिक्षार्थी की जरूरत होती है, और पाठ्यक्रम की जरूरत होती है। तो इन 3 चीजों की जरूरत होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। देखो, शिक्षा, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये 3 चीजें आपको दिख रही है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम पर आधारित है, इसलिए इसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि जो शिक्षा है वो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम पर आधारित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया। क्या है भाई? ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। आ गया भाई समझ में आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दूरस्थ शिक्षा क्या है? कितने लोग इसका आंसर एग्जाम में फाड़ के चले आएंगे? बताना कितने लोग ऐसे हैं, कितने मेरे प्यारे साथी हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसको उड़ा देंगे पहुंचते एग्जाम में। ऐसे पेन खोले रखे रहेंगे, खत्म ये क्वेश्चन, तुरंत इस क्वेश्चन का खात्मा। तो दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? दूरस्थ शिक्षा वो शिक्षा होती है कि जिसपे हम लोगों को क्या है, स्कूल भी जाने की हमको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग अपने स्कूल में एडमिशन करवा लेते हैं और एडमिशन करवाने के बाद घर पे आते हैं और घर पर ही हम लोग अपने सिलेबस का अध्ययन करते हैं, हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसी को ही हम लोग दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानते हैं।
जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे ना तो ये दूरस्थ शिक्षा आपको मिलेगी किसमें, कंप्यूटर में, और वहां पे फिर तुमको दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, इन सबको हम आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे कंप्यूटर में। देखिए दूरस्थ शिक्षा क्या है, तो दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हमें विद्यालय जाने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई भैया? हाँ, वही स्कूल में नाम लिखा के हम लोग घर पे डांडिया खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं, घर पे ही बैठ के हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं। इतनी बार तुमको ये सारी चीजें बता दिया कि तुमको अभी से ही इस सब्जेक्ट में तो दिक्कत खत्म हो गई, मुझे इतना पता है। हालांकि एग्जाम तक तो अभी हम तुमको पता नहीं कितनी बार करवाएंगे इसको, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस सब्जेक्ट में जो बच्चे डरते हैं ना कि सर ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसमें तुमको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। और एक बात मैं सच बता रहा हूं, अगर एग्जाम तक आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे तो 30 में 30 नंबर आपके आएंगे, बहुविकल्पीय और अतिलघु उत्तरीय दोनों मिलाकर 30 में 30 हो जाएंगे। और बाद के जो 10 क्वेश्चन आपके आते हैं 2-2 नंबर वाले, उस 10 में से हम इतना गारंटी कह सकते हैं कि 20 में 15 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपके बहुविकल्पीय और अतिलघु उत्तरीय क्लियर हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अच्छा बताओ एक बार जरा हाथ वाथ खड़ा कर दो कि भाई बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं, क्या होता है बिस्मिल्लाह रस्म? तो मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या, पहले आप मेरी बात सुनिए। जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल मतलब कि जब मदरसा में, सॉरी मदरसा तो नहीं होता है, इस्लामिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जब वो जाता है तो वहां पर उसको पहले क्या किया जाता है, उसको नहलाया जाता है। नहलाने के बाद उसको सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाने जाने के बाद में उसको मौलवी के पास ले जाया जाता है। फिर मौलवी साहब उसको बहुत सारे कुरान की आयतों को पढ़वाते हैं। लेकिन अगर बच्चा उन आयतों को नहीं पढ़ पाता है, मतलब कि छोटा बच्चा रहता नहीं पढ़ पाता है, तो उससे यह कहा जाता है कि आप बिस्मिल्लाह कह दो। तो जब वो बच्चा बिस्मिल्लाह कह देता है तो उसकी वो रस्म कंप्लीट हो जाती है। समझ में आया क्या होता है बिस्मिल्लाह रस्म? कि जब बच्चा इस्लामिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाता है तब उसको नहलाकर नए नए कपड़े पहनाकर मौलवी जी के पास लाया जाता है। मौलवी उसको कहते हैं, कुछ कुरान की आयतें देते हैं। अगर बच्चा उन कुरान की आयतों को नहीं पढ़ पाता है तो यह कहा जाता है कि आप बिस्मिल्लाह कह दो। तो जब बच्चा केवल बिस्मिल्लाह कह देता है तो उसका जो बिस्मिल्लाह संस्कार होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अरे यार तुमको इतना बढ़िया पढ़ाएंगे, तुम लोग ऐसे दिन रात घूमोगे इसे बिस्मिल्लाह संस्कार लिए। ठीक है, देखो और कितने समय पर होता है, तो 444, ये मैंने आपको बताया था ना, 444, ये याद रखिएगा, 4 साल 4 महीना 4 दिन। ठीक है, मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। बालक की आयु 4 साल 4 माह व 4 दिन, मतलब ये 444 याद रखिएगा, 4 साल 4 माह 4 दिन की हो जाने पर उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था, जहां बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था, मान लो बच्चा छोटा है उसको वो नहीं दोहरा पाता था, तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। मतलब अगर बच्चा नहीं कह पाता था, उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था, तो उनसे यह कहा जाता था कि बेटा तुम बिस्मिल्लाह कह दो। तो बच्चा कहता था बिस्मिल्लाह, बस हो गया बिस्मिल्लाह संस्कार। कितने लोग ये हैं कि आज के बाद आप बिस्मिल्लाह संस्कार का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगर तुमने गलत कर दिया, परीक्षा वीर का नाम तुमने डुबाया, तो तुमको इतना मारेंगे किल्ले किल्ला तुमको कि तुम उलट जाओगे। चलो भैया अगला क्वेश्चन जी, बताओ बताओ भैया प्रभु। जी भाई, चलिए ठीक है, आ गया समझ में। अब आते हैं निषेधात्मक शिक्षा क्या होता है। देखो यहां पर एक बात आपको याद रखना, कभी भी अगर निषेधात्मक शिक्षा की बात आए तो तुरंत आपको रूसो साहब का नाम याद रखना। किसका? रूसो का। रूसो ने यह कहा था कि बच्चों में एक आदत डालो कि उसको कोई आदत ना डालो। कहा सर भांग वांग खा क्या हो? का जो बता रहा हूं सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी चीज। कहने का मतलब क्या है, रूसो साहब ने यह कहा था कि बच्चों में एक आदत डालो कि उनको कोई आदत ना डालो। ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। चलो समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इधर आओ पहले इसको पढ़ाते हैं। रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है।
रूसो ने एक ऐसी विचारधारा का जन्म दिया जिसे हम निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। क्या होता है इसका मतलब? रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डालो और वह यह कि वह कोई भी आदत ना डाले। किसी भी बालक में केवल एक आदत डालो कि उसमें कोई आदत ना डालो। रूसो परंपरागत पाठ्यक्रम का विरोधी था। आ गया समझ में इतनी चीजें? निषेधात्मक शिक्षा आपको समझ में आ गई भाई मेरे? कबीर सिंह बेटा, अगर मैंने आई लव यू बोल दिया तो मैं तुम उलट जाओगे बेटा, तो ऐसे में ना आप प्लीज ये सारे कमेंट मत करो। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं आपको देखता हूं, आप रेगुलर क्लास में आते हो, तो प्लीज आप ऐसे कमेंट मत करिए ना बेटा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आप देखो डीपी में बढ़िया शाहिद कपूर को लगाए हो चश्मा उस्मा, कबीर सिंह वाला लुक, आप इतने प्यारे हो ना कि क्या ही बताएं। तो कहने का मतलब है प्लीज, ठीक है, दुनिया मत पलटिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, तुम्हारे चक्कर में ना दुनिया पलट दोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इतना बढ़िया तो आदमी आप हो हैं। तुम इतने मतलब हद है यार, पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार। अब आ गया समझ में आपको? एक तो यार परीक्षा वीर की क्लासेस वैसे ही धुआं धुआं चलती है, उसमें तुम लोग ऐसे ऐसे यहाँ पे लफंडा राशि आ गए हैं कि क्या ही बता दें तुम लोगों को। कबीर सिंह पढ़ लो बेटा। हाँ, वो मूवी थी प्रीति मिल गई थी, यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, घूमोगे ऐसे तुम पगलाए हुए। चलिए आ गया समझ में, आ गया भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। अब आइए देखते हैं। हो गया? आइए, विद्यालय समाज का लघु रूप है, इस पर कितने लोग कर ले जाओगे इस क्वेश्चन? एक बार हैंड ऐसे रेज कर देना। जिस क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि हाँ सर ये मैं कर ले जाऊंगा, आप हैंड रेज कर दिया करो, ऐसे हैंड रेज वाला आप इमोजी भेज दिया करो, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है, इसके बारे में देखते हैं। देखना, विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय समाज का एक छोटा प्रतिबिंब होता है, मतलब कि समाज का एक छोटा सा प्रतिबिंब होता है और इसमें समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं शुद्ध रूप में दिखती हैं। आ गया समझ में? तो विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है क्योंकि विद्यालय समाज का एक छोटा प्रतिबिंब होता है और इसमें समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं शुद्ध रूप में दिखती हैं। मतलब एक क्लासरूम होता है, तो तुम खुद देखो, एक जो क्लासरूम होता है विद्यालय में, कक्षा को अगर मैं एग्जांपल में ले लूं, तो उस कक्षा में आपको काले लड़के भी मिलेंगे, सांवले भी मिलेंगे, गोरे भी मिलेंगे, अच्छी लड़कियां भी मिलेंगी, बुरी लड़कियां भी मिलेंगी, अच्छे लड़के भी मिलेंगे, बुरे लड़के भी मिलेंगे, पढ़ने वाला लड़का भी मिलेगा, ना पढ़ने वाला भी मिलेगा, ठीक है, दुष्ट लड़का भी मिलेगा जो बिन फालतू में बाल खींचता होगा, ठीक है, बिन फालतू में जो है किसी लड़के या लड़की को ढलकी मारेगा। मतलब आपको हर एक किस्म का इंसान वहां पे मिलेगा। कहने का मतलब ये होगा कि जो विद्यालय होता है वो कहीं ना कहीं समाज का एक लघु रूप इसलिए होता है क्योंकि वो उसी समाज से किसी ना किसी परिवार से आता है और आपको पूरे परिवार का दर्शन आपको वहां पे हो जाएगा, पूरे समाज का दर्शन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी जल्दी बताना भैया मेरे, ठीक है। तो विद्यालय को समाज का लघु रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि विद्यालय समाज का एक छोटा सा प्रतिबिंब यानी कि शीशा होता है और इसमें समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं शुद्ध रूप से दिखाई देती हैं। समझ में आ गई बात? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं पता है आज की क्लास का, आप फटाक से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश ये करिए कि अगर अगला प्रैक्टिस सेट आए या अगला प्रीवियस ईयर पेपर में करवाऊं और वो क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप फटाक से उसका आंसर कर पाए। क्योंकि मेरा इस बार टारगेट है कि जितने परीक्षा वीर के स्टूडेंट हैं तहलका मचा दो एग्जाम में, बस इतना मान के चलो। हर एक बच्चे के जुबान पे ये रहे कि जितना चीज पढ़ा था कुल वही आया है, मैं यही सुनना चाहता हूं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग कह रहे थे कि जो सर आपने पढ़ाया हूबहू वही पेपर आया और सारे पेपर ऐसे आए जैसे आपने सेट किए थे। मैं यही चीज इस बार सुनना चाहता हूं कि आप कहो कि सर जी फोड़ के चला आया हूं पेपर, बस इतना सुनना चाहता हूं। आगे, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत है, आइए देखते हैं, ठीक है। आंसर पता है तो हैंड रेज कर दिया करो, ठीक है। आगे देखना, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था
कि स्त्री और पुरुषों के बीच शिक्षा का भेदभाव ना हो। मतलब जो प्लेटो थे उन्होंने ये कहा था कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, किसी के लिए भी शिक्षा के लिए भेदभाव नहीं करना है और दोनों को शिक्षा में एक ही सामान्य प्राप्त प्रदान हो, मतलब दोनों को एक ही समान प्रदान हो। एक ही समान प्राप्त हो। ठीक है, आ गया समझ में भाई मेरे, कर ले जाओगे। जी भैया आ गया समझ में सबको। डेली शाम को 7 बजे आप लोगों को जुड़ना है, बिल्कुल एकदम से चाय वाय पी के आराम से फ्रेश मूड से आपको आना है यहां पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जनसंख्या शिक्षा क्या है। कितना हलवा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए जनसंख्या शिक्षा क्या है बताइए। देखो जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ये मैंने कई बार आपको करवा दिया, शायद ये मैंने आपको कई बार करवा दिया, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर ले जाओगे। इतनी बेहतरीन क्लास चलने के बावजूद भी आप लोग 1000 लाइक का टारगेट नहीं कंप्लीट करवा पाए हो, जबकि बच्चे देख रहे हैं 1100 के आसपास। तो आप सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है जल्दी से कर दो भाई मेरे, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे लिए कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। कितने लोगों को पता है भाई आंसर? पूरा एकदम लालिमा बिखेर दियो पूरे कमेंट बॉक्स में है जी। कबीर सिंह मुझे मूवी दिखाने ले जाएंगे, वाह भैया पढ़ लो बेटा है। मूवी वूवी हमको ना दिखाओ, हमको वैसे भी इन सब चीजों का शौक नहीं है 1% भी जी। आ जाओ, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। क्या होता है भूमंडलीकरण? आ जाओ, बिल्कुल सिंपल परिभाषा आपके लिए है। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। सुनो ध्यान से, मतलब कि चाहे कोई वस्तु हो, सेवाएं हो, व्यक्ति हो या सूचनाएं हो, उनको सीमाओं के आर पार, मतलब कि इस सीमा से उस सीमा तक आर पार स्वतंत्रता रूप से क्या करना, संचरण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है या मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है और उसको भारत से पाकिस्तान या भारत से अमेरिका, जापान, इटली, रूस हमको भेजना है स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी रुकावट के, तो उसी को ही हम लोग भूमंडलीकरण क्या करते हैं, बोलते हैं। आ गया भाई समझ में? चलिए आ गया समझ में? चलिए आ गया भाई समझ में? चलिए इनको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जनसंचार के प्रमुख साधन क्या है बताइए। जनसंचार के प्रमुख साधन क्या है बताइए आप। अब जनसंचार के साधन जल्दी जल्दी बताओ, कितने लोगों को पता है भाई? अरे भैया सो गए सब, जल्दी जल्दी उठो भैया, बताइए जनसंचार के साधन क्या हैं जी। तो जनसंचार के साधन क्या? आपका मोबाइल है, टेलीफोन है, टीवी है, सब कुछ है ना। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा, या सभी जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आ गया भाई समझ में? अभिषेक पांडे प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दो जी। सर एसएसटी में जो पीडीएफ है क्या उनको प्रिंट, देखो प्रिंट आप नोट्स करवाइएगा, पीडीएफ मत करवाइएगा। कोई भी बच्चा जो क्लास की आपको पीडीएफ मिली है ऐप पे,
वो मत करो ये प्रिंट। नोट्स आपको मिलेगी, नोट्स आपका कम पेज में निकलेगा, पैसे भी आपके ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है, आप निकलवा सकते हो, अगर मन हो तो निकलवाओ, नहीं तो मोबाइल से पढ़ो। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा, ये सभी जनसंचार के माध्यम हैं। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? कितने लोगों को इसका आंसर पता है, बताइए। बताओ, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हो? लैंगिक समानता का मतलब ये होती है कि हर एक क्षेत्र में लड़के और लड़कियों को समान रूप से दर्जा दिया जाए। ये नहीं कि लड़कियों को दर्जा ना दो और लड़कों को दर्जा दो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई भी काम हो, लड़के और लड़कियों को समान रूप से दर्जा दिया जाना चाहिए। सुनिए ध्यान से, पुरुष और स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो, उन्हें ही लैंगिक समानता कहते हैं। किसी भी समय उनमें भेदभाव न किया जाए, उसे ही हम लोग लैंगिक समानता बोलते हैं। समझ में आ गया भाई मेरे? जल्दी जल्दी बताओ कि हाँ सर जी बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, समझ में आ रहा? छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, एक एक नंबर के एग्जाम में आपको इनको लिखने हैं, पूरे नंबर आपको एग्जाम में जो है यहां से मिलेंगे कि पुरुष और स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो, उन्हें ही लैंगिक समानता कहते हैं। किसी भी समय उनमें भेदभाव न किया जाए। क्लियर है ना भाई मेरे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी इशू हो तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है? सही है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब क्वेश्चन अगर किसी भी बच्चे को ना, अगर क्वेश्चन ये नहीं पता है ना, तो आप सभी लोग जितने भी प्यारे साथी हो ना, वो सभी लोग क्या करोगे, इनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे। अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लो, चाहे जो करो, लेकिन उनको अच्छे तरीके से आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है? चलिए आगे, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? आ जाओ देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक जन शिक्षा का मतलब है मनुष्य की शक्तियों का विकास करना। इन्होंने कहा कि जन शिक्षा का मतलब होता है मनुष्य की शक्तियों का विकास करना। वे शिक्षा को सामाजिक बदलाव का सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा कि भैया मेरे, जो मनुष्य हैं उनको इस प्रकार की शिक्षा दीजिए कि उनकी शक्तियों का विकास हो। इन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें समाज को बदलना है, हमें अगर सामाजिक बदलाव करना है, तो जो शिक्षा है वो उसका सबसे बड़ा साधन है। ये किसने कहा है? ये कहा था हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त ने कहा था। उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। आ गया भाई समझ में? अगले पे आ जाओ। आ गया भाई? कबीर सिंह जी लास्ट वार्निंग है बेटा, अब अगर आपका कमेंट आ गया तो आप ब्लॉक हो जाओगे, इसलिए अब प्लीज, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप कमेंट नहीं करेंगे, उल्टा पुल्टा बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेंगे। पढ़ाई के इरादे से तो करिए, नहीं तो फिर अब आप ब्लॉक हो जाएंगे बिना किसी वार्निंग के, ठीक है? चलिए आइए, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है, एक बार बता दीजिए। चलिए, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन थे भाई, बताओ। चलिए, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता जॉन डीवी हैं। कुछ बच्चे किलपैट्रिक भी कह रहे हैं, तो गलत नहीं है, इनको भी जाता है, किलपैट्रिक को भी जाता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो किलपैट्रिक था ना, ये जॉन डीवी का शिष्य था, मतलब उनका चेला था, जॉन डीवी का शिष्य था। तो दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जॉन डीवी का शिष्य था। चाहे आप किलपैट्रिक लिख देना और चाहे आप जॉन डीवी लिख देना, दोनों सही है, ठीक है? ठीक है, आ गया भाई समझ में? चलिए, मतलब देखो, जन्मदाता जॉन डीवी थे, बाकी अगर बात करें तो इनको लोकप्रिय किलपैट्रिक ने बना था।
लोकप्रिय किसने बनाया, मैं ऐसे लिख देता हूं, लोकप्रिय, लोकप्रिय बनाया किलपैट्रिक ने। मतलब जन्मदाता थे डीवी और लोकप्रिय बनाया किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन था, बताइए। बताइए जल्दी से। प्रश्नोत्तर विधि के जनक ज्योति जी सुकरात थे, ठीक है, सुकरात याद रखिएगा। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात थे। आपके सीरीज में गलत आंसर दिया प्रश्नोत्तर विधि का। अच्छा, भारतीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक कोठारी आयोग था। क्या था, कोठारी आयोग था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। तो ऐसा भी कह सकते हो कि भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, जिसको कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। और उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, इन तीनों से तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिया था, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले हफ्ते से, तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से इन सब चीजों को फिर से करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। प्रकृतिवादी के अनुसार बताइए शिक्षा की परिभाषा क्या होगी। देख रहा, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। कौन सी परिभाषा लिखें, आ जाओ भाई लिखते हैं। देखो, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार प्रकृति के पथ का अनुकरण करना चाहिए। मतलब कि जो प्रकृतिवादी थे उन्होंने ये कहा था कि हर एक इंसान को प्रकृति का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। हर एक इंसान को, जितने भी इंसान हैं उनको प्रकृति के पथ का अनुकरण करना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। मतलब प्रकृतिवादियों ने यह कहा कि कोई भी इंसान है उसको प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, उनके पथ का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जो है वो प्रकृति की देन है और प्रकृति में ही विलीन हो जानी है। यह किसने कहा था, प्रकृतिवादियों ने बताया था, ठीक है। चलिए, वहीं पर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के सार्वभौमीकरण को परिभाषित कीजिए। शिक्षा का सार्वभौमीकरण क्या है। देखो, जितने भी प्यारे साथी हो, आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ो। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ऐप पर भी मैं दे दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐप पर पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बाकी जो यहां पर और भी चीजें बता दें, जिन लोगों को ये लगता है कि हमको डर है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डर है तो आप तुरंत जाओ परीक्षा वीर ऐप पर बैच ले लो। मात्र 249 रुपए में, कितने में, मात्र 249 में आपको सातों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। कितने, सातों सब्जेक्ट। उसमें आपको लाइव क्लास, अगर आप लाइव नहीं ले पाते हो, मान लो उस टाइम पर तुम कहीं घूमने चले गए हो, तो उसकी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएगी। अब इससे ज्यादा क्या कर दें, तुम्हारे घर आके बर्तन धुले हम हैं 249 में, इतना बहुत है ना। तो जाकर आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको बैच लेना नहीं आता है या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब देखते हैं शिक्षा के सार्वभौमीकरण को परिभाषित कीजिए क्या होता है, ठीक है। चलिए जी, सर टेलीग्राम की आईडी बता दो, @टॉपरसेंट, ये है टेलीग्राम आईडी। चलिए देख लो, सार्वभौमीकरण का अर्थ क्या होता है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण का व्यापक अर्थ है शिक्षा की किसी निश्चित स्तर पर सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। मतलब सार्वभौमीकरण का यह होता है कि किसी एक निश्चित स्तर पर जो शिक्षा है वो सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से क्या हो, उपलब्ध हो। तो उसी को ही हम लोग सार्वभौमीकरण के नाम से जानते हैं।
इतनी बात सभी को समझ में आ गया कि शिक्षा के किसी भी स्तर पर, एक निश्चित स्तर हो, उस पर सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी। इतनी बात सभी को समझ में आ गया। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग जुड़े और मुझे उम्मीद भी है कि आपको आज की क्लास में मजा बहुत आया होगा। अगर आपको आज की क्लास में लगता है कि हाँ सर ये क्वेश्चन मुझे कम समझ में आया है या मैं इसको पहली बार आज देख रहा हूं, तो आप उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डीएलएड में रिपीट होते हैं और आगे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको कल सुबह 11 बजे अपनी एसएसटी की क्लास में अपने परीक्षा वीर ऐप पर। और जो लोग अभी परीक्षा वीर ऐप पे नहीं है, तुरंत जाओ डाउनलोड करो, बैचलर नहीं बहुत मार पड़ेगी, जल्दी जाओ यार, इतना सस्ता बैच, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं पिट जाओगे हमारे हाथ से तुम लोग, जल्दी जाओ, चलिए जाके डाउनलोड करिए। जय हिंद।